हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 CUET 2025 के मोस्ट रिपीटेड प्रीवाईक्यूज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो पे वॉच करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो और हाँ, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लो। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो CUET केमिस्ट्री 2025 के मोस्ट रिपीटेड प्रीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ओके, क्योंकि रेगुलर वीडियोस अपलोड होने वाली। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारा लिखा हुआ है कि व्हेन द सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिडिक अनहाइड्राइड। इन्होंने ये कहा कि अगर तुम सैलिसिलिक एसिड को तुम ट्रीट करते हो यानी हीट करते हो एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ में, तो भैया क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, एस्पिरिन निकल जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हारी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजिएस्ट क्वेश्चन था तुम्हारा। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ एयरक्राफ्ट कैनोपीज। इन्होंने ये कहा कि ऐसे कौन से फाइबर्स होते हैं जिसको हम फॉर्म करके एयरक्राफ्ट कैनोपीज बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो एयरक्राफ्ट कैनोपीज में ये फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो भैया ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट है, क्योंकि नायलॉन कभी यूज नहीं होता है, क्योंकि नायलॉन एक तुम्हारा सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, डेग्रन क्या है, तुम्हारा नॉन सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए डेग्रॉन हमारा यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हमारा कि विच पॉलीमर इज यूज्ड इज नॉन स्टिक कुकिंग वेसल्स। ऐसे नॉन स्टिक कुकिंग वेसल्स पॉलीमर्स कौन से होते हैं जो यूज किए जाते हैं? तो भैया सिंपल सी बात है, जो टेफलन होता है हमारा वो यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है तुम्हारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है कि भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वैसे तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए हो, बट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है उनके लिए है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हमारा विच कंपाउंड्स विल अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रीडली देन द बेंजीन। ऐसे कौन से कंपाउंड्स है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि वो बेंजीन के साथ में रीड होते हैं, यानी बेंजीन के साथ में चलते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसा एक ही कंपाउंड है, यानी ऐसा एक ही हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको बोल सकते हो हम यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल ही क्या करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है, तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होके फिनॉल बना देते हैं। अभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? एंड अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में को लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एट ऑल द टेम्परेचर्स एंड हैज बीन द असाइंड अ वैल्यू ऑफ द 0 वोल्ट। इन्होंने ये कहा कि ऐसी कौन सी फॉलोइंग है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट तो हो जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड के जो रेफरेंस हैं वो टेम्परेचर के साथ में असाइंड करके एक वैल्यू देते हैं हमको, यानी 0 वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो क्यों आती है? तो भैया सिंपल सी बात है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल तुम्हारा था वो यहाँ पे 0 हो जाता है, क्योंकि E0 सेल की जो वैल्यू होती है वो जो है 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो तुम्हारा था वो जो है करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो करंट पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जितने भी होंगे तुम्हारे एनोड एंड कैथोड पे तो वो 0 हो जाएंगे उसके चार्जेस, तो E0 सेल तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड होता है तुम्हारा वो 0 हो जाता है। समझ में आ गया? चलो अब बात करें यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे पूछा गया है, देखो मैंने यहाँ पे ईयर्स नहीं डाले हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। 2015 से लेकर के 2025 तक जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, 25 तक नहीं 2024 तक जितने हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने सीक्वेंस में रखा है। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच कर लो, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो, मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल देना कि भैया इस क्वेश्चन में डाउट है, एक्सप्लेनेशन दे दो थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं अभी एक्सप्लेनेशन वहीं पे दे दूंगा। चलो अब वापस से ट्रैक पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो पूछा गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट पास अगर कर रहे हो तो हम एसिडिफाइड वाटर के साथ में 112 मिलीलीटर ऑफ द हाइड्रोजन तुम्हारी गैस यहाँ पे NTP हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे कलेक्ट हो रही है कैथोड बेस 965 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे जो करंट पास होगा वो कितने एम्पियर्स में होगा? तो भैया सिंपल सी बात है, ऑप्शन जो ए है यानी 1.0 वोल्ट में तुम्हारा यहाँ पे जो एम्पियर का करंट का जो एम्पियर है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। अब भैया ये सॉल्व कैसे किया आपने, ये तो बता दो। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है E=KQ/R²। तो भैया सिर्फ सिंपल सी बात है कि चार्ज तुम्हारा यहाँ पे रख दोगे वैल्यू को, एंड यहाँ पे सेकेंड्स को टाइम में चेंज, टाइम की बात करें तो सेकंड्स भी दिए हुए हैं, एंड तुम यहाँ रख के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इसमें भी समझ में आ गया। एंड चलो आगे देखते हैं। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो फॉर अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर, एक सब्सटेंस दिया उन्होंने और टेम्परेचर भी गिवन दिया करके इन्होंने फिर पूछा गया, इन्होंने कहा कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या सब्सटेंस के साथ में रहेगा क्या? तो भैया सिंपल सी बात है कि ये सेम नहीं होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में, यहाँ पे भी लोअर देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें हाइयर देन ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि यहाँ पे हाइयर क्यों होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में? हाइयर इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है कि जितने भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे क्या करता है, रिमूव कर देता है, और जितने भी तुम्हारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनको पास कर देता है, ठीक है। जैसे टेट्राफ्लोरीन हो गया तुम्हारा, तो ये सब जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं उस सॉल्यूशंस में, यानी पीपीएम की अगर बात करें पार्ट्स पर मिलियन की, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ ऐसे ही होती है। एंड अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारे लिखा हुआ है कि द ईज ऑफ द डीहाइड्रोजिनेशन, अगर यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन की बात करें, यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ में एल्कोहलिक KOH मिला दे तो भैया क्या बनेगा यहाँ पे? तो भैया सिंपल सी बात है कि टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी बन जाएगा हमारा, यानी हम रिवर्स में लेते हैं। अगर कुछ भी तुमसे ऐसा लिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ या फिर कह सकते हो डीहाइड्रोजिनेशन बताओ, तो सिंपल सी बात है सीक्वेंस में जो चीज लिखी हुई है उसको तुम यहां पे अपोजिट कर दोगे, तो सिंपल सी बात है कि टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी तुम्हारा जो आंसर है वो बन जाएगा। ये ट्रिक है छोटी सी, इसको तुम लोग लर्न कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिर्फ रखना पहले सबसे पहले एल्कोहलिक KOH को, एल्काइल हैल्डिहाइड को, फिर हाइड्रोजिनेशन को रख देना, इजीली तुम्हारा यहाँ पे टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में को लिखा हुआ है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एल्यूमिना, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए एल्यूमिना का और यहाँ पे ऑब्टेन कराया जाए एल्यूमिनियम मेटल को, तो यहाँ पे तुम्हारा साइक्लोलाइट अगर ऐड कर दें यहाँ पे मेनली उसी इलेक्ट्रोलिसिस में, तो भैया क्या बनेगा? सिंपल सी बात है कि लोवरिंग मेल्टिंग पॉइंट, जो एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। भैया वो क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जितने भी तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएंगे उसी फिक्स्ड टेम्परेचर के साथ में, तो भैया जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा लोअर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा ना, क्योंकि जब सारे पार्टिकल्स कंसंट्रेट हो जाएंगे तो भैया सिंपल पता है H+ आयंस हमको प्रोवाइड होंगे, इसीलिए यहाँ पे जो तुम्हारा एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाएगा। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में को लिखा हुआ है कि व्हेन द Br2, ठीक है, अगर ब्रोमीन को तुम ट्रीट करते हो यानी हीट करते हो किसी के साथ में एक्वेशियस सॉल्यूशंस ऑफ NaF, यानी सोडियम फ्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो भैया वो क्या देगा? सिर्फ सिंपल सी बात है कि ओनली 12 जो लाइब्रेटेड तुम्हारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पे वो प्रेजेंट कर देगा। समझ में आ गया? छोटा सा क्वेश्चन था। एंड फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड। तो भैया सॉरी गाइज, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है तुम्हारे यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ O2, क्या ऑक्सीजन तुम्हारा 16 ग्राम होगा, या CO2 तुम्हारा 16 ग्राम है, या CO तुम्हारा 16 ग्राम है, या H2 तुम्हारा 16 ग्राम है। तो भैया यहाँ पे तुम्हारा आंसर दिया है कि CBDA हो जाएगा, यानी CBDA। सबसे पहले क्या आता है हमारा यहाँ पे? कार्बन आता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर तुम लोग यहाँ पे हम H2O यानी हाइड्रोजन को, एंड फिर तुम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को। तो सीक्वेंस में जो तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे 12 की, तो फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज अ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो भैया वहाँ पे क्या होता है कि इधर अल्फा हाइड्रोजन, या फिर कह सकते हो इट डज नॉट दैट द अल्फा हाइड्रोजन एटम। सी में देखो लिखा हुआ है इट डज नॉट अंडरगो द सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड एल्केली, या फिर कह सकते हो
कि इट अंडरगो द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड एल्केली चूज द करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो भैया सिंपल सी बात है कि जो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यानी जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है और जो तुम्हारा डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन पार्टिकल्स है वो यहाँ पे एक न्यूक्लियस के साथ में क्या कर रहे थे, रिमूव हो जा रहे थे, यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वहां पे क्या कर रहे थे, रिमूव हो रहे थे किसी एक न्यूक्लियस से टच करके। एंड फिर बात करें यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की, तो यहाँ पे जो अगर तुम हीट करके ट्रीट कर दोगे कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ में, तो वो यहाँ पे एक बेस्ट सब्सटेंस यानी बेस्ट सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। क्या समझ में आ गया? बी एंड डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सही है हमारा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में तो लिखा हुआ है इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है हमको, ठीक है, CH3C CO CH3 प्लस में HI, और प्रोडक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे हमको CH3O OH एंड द CH3C Cl। आर द कंपाउंड्स आर नॉट द CH3I एंड द CH3CC OH बिकॉज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म्स में हमको पता था कि टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी जो रिएक्शंस है वो यहाँ पे कंफर्म करेगी। एंड जो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन की बात करी गई है स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन की, तो यहाँ पे डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप है हमारा HO cos CH3 का, वो क्रिएट कर देगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत से जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आना शुरू हो गए हैं, तो इजीली जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में को लिखा हुआ है कि एन एलॉय ऑफ द कॉपर, अगर एक कॉपर जो है वो एलॉय में है, यानी एलॉय जो है वो कॉपर का है, तो यहाँ पे सिल्वर जो गोल्ड है वो यहाँ पे फाउंड कर रहे हैं कॉपर के कंसिस्टिंग CCP लैटिस को, ठीक है, क्यूबिक सेंट्रिक पार्टिकल्स जो है हमारे CCP, यानी हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें से बात करी गई है, ठीक है। तो यदि अगर सिल्वर एटम्स को तुम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हो कुछ एजेस सेंटर्स के साथ में, और जो गोल्ड है वो तुम्हारा प्रेजेंट कर रहा है बॉडी के एक सेंटर पार्ट को, तो जो एलॉय है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा है यानी Cu4 Ag3 एंड Cu तुम्हारा यहाँ पे लिखा तुम्हारा कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड जो तुम्हारा है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। समझ में आ गया? देखो सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, ऐसे देखना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, देखो कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, समझ में आ गया। अब भैया ऑप्शन नंबर 2 में भी सेम है, तो भैया 2 बार यहाँ पे 2 बार ही देखो, यहाँ पे देखो चार्जेस अलग अलग है, 4 चार्जेस नहीं होगा, 3 चार्जेस होंगे। समझ में आ गया? एंड अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में को लिखा हुआ है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेशन इन FCC, ठीक है, विद यूनिट सेल लेंथ ऑफ द 360 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम। इसका रेडियस क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका रेडियस हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, 127 पिकोमीटर तुम्हारा है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, यहाँ पे एल्कली जितने भी हैलाइड्स हैं वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे फ्रिंकल डिफेक्ट में। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एनायन और कैटायंस होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज में रहते हैं, इक्वल टाइम ऑफ पोजिशंस पे, इक्वल टाइम ऑफ सब्सटेंस एंड कंसंट्रेशन पे वो अप्लाई होते हैं। समझ में आ गया? फिर बात करना है तो क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया, अगर यूरिया का सॉल्यूशन देखा जाए और मास 56 ग्राम ऑफ मोल इनवर्ट्स है और बॉयल किया जाए यहाँ पे 100.18 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे, तो यहाँ पे KF एंड KB ऑफ अ वाटर तुम्हारा दिया हुआ है 1.86 एंड 0.512 किलो केल्विन मोल इनवर्ट्स। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी माइनस का 0.654 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? एंड बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में को लिखा हुआ है ये द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी देखा जाए इन लिक्विड डिक्रीज, तो वो लिक्विड क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज क्या कर रहा है, टेम्परेचर को। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है पे टेम्परेचर को? तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द गैस एंड लिक्विड, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है गैस का लिक्विड में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ रखा है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो डेल्टा H ग्रेटर देन में 0 हो जाता है, नहीं ये चीज़ हमारी हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है, असर्शन दिया गया हमारा यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एनी गैस, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी देखा जाए एट एनी द लिक्विड इन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये तो सही है हमारा।
ऑल द गैस आर हाईली सोल्यूबल इन एनी लिक्विड, यानी सॉल्यूशन सही है, रीज़न हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो देखो भैया यहाँ पे रीज़न, अगर असर्शन सही है तुम्हारा, रीज़न यहाँ पे इनकरेक्ट है, रीज़न गलत है तुम्हारा। रीज़न क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या रहा है कि जस्ट जितनी भी हमारी सारी गैसेज हैं वो हाईली सोल्यूबल हो जाएं क्या लिक्विड में, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है हर गैस का, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल तुम्हारा है वो यहाँ पे फ्यू हाफ सेल्स के साथ में प्रोवाइड कर रहा है, नहीं हमको यहाँ पे मिल रहा है। फिर बात करें यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज द मेटल्स की, अगर तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग पावर है हमारी वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देगी यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर, क्रोमियम, मैग्नीज एंड पोटेशियम तुम्हारा यहाँ पे K+ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ द चार्जेस, अगर चार्जेस का अमाउंट देखा जाए, रिक्वायर्ड किया जाए यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द 1 मोल ऑफ द MnO4 माइनस 2 Mn2+ में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4.8 × 10 की पावर × 105 कूलम। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो लिखा हुआ है हमारा कि द प्रेशर ऑफ द H2 रिक्वायर्ड, अगर H2 का प्रेशर रिक्वायर्ड है यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ द H2 इलेक्ट्रोड के साथ में वो 0 कर रहा है, 0 इलेक्ट्रोड हमको दे रहा है, तो यहाँ पे जो प्योर वाटर का जो टेम्परेचर है 298 केल्विन के साथ में वो यहाँ पे 10 से लेकर 14 ATM तक हमको प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें यहाँ पे, तो द यूनिट ऑफ द रेट एंड द रेट कांस्टेंट, अगर यूनिट देखा जाए हमको रेट की तो और रेट कांस्टेंट की, तो वो क्या सेम हो जाएगी? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा सेम देता है, नहीं रेट और रेट कांस्टेंट को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में को लिखा हुआ है हमारा इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स, अगर वेसल्स का वॉल्यूम देखा जाए और जो रिएक्शन दिया गया हमारा 2NO+ में O2, 2NO2 is occurring is diminished to 1/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, जो 1/3 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है वो ऑक्यूरिंग कर रहा है, जो रेट है हमारी रिएक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है 27 टाइम्स, तो यहाँ पे 27 जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में को लिखा हुआ है कि हमारा KMnO4 एक्ट एज एन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में जो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहा है और Ki भी दे रहा है, आयोडाइड आयंस के साथ में ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे C, यानी आयोडाइड 3-। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें यहाँ पे, तो 26 में लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू Cr3+ आयंस। भैया ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन जो तुम्हारा आंसर है, ऑफिशियल आंसर तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में लिखा हुआ है कि अरेंज द इंक्रीजिंग वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट्स, तो भैया मैंने तुम लोग को बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑप्शंस लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 एंड 3, ये 1, 2, 4 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? इंक्रीजिंग से ले लो, ठीक है। देखो CN हमारा है, फिर यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा सेकंड वाला CN भी दिया गया, 6 की पावर है सेम है, 4, 3, ठीक है। फिर फोर्थ में को 2 दिया गया हमारा, फिर थर्ड में को 3 दिया गया, तो यहाँ हमारा सीक्वेंस में करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में लिखा हुआ है हमारा कि जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट है, कि रोज रिफाइनिंग बेस्ड किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो भैया इम्प्योरिटीज आर मोर द सॉल्यूबल्स इन मॉल्टन मेटल देन इन द सॉलिड मेटल। यहाँ पे जितनी तुम्हारी इम्प्योरिटीज होगी वो सारे सॉल्यूबल मेटल्स को मॉल्टन मेटल में सॉलिड मेटल के साथ में एक बिहेव करके देगी, यानी फॉर्म करके तुमको देगी, ठीक है। 29 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, 29 क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो भैया स्टेटमेंट इज करेक्ट तुम्हारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कि जो ZR और टाइटेनियम और प्यूरिफाइड होते हैं यहाँ पे वैन आर्कल मेथड से, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में वो लिखा हुआ है द यूज ऑफ द एपार्टेन इज लिमिटेड, क्या हम एपार्टेन में क्या यूज़ करके हम उसको लिमिटेड कर सकते हैं, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स को यहाँ पे स्टोर करके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इट इज सॉल्युबल एंड हीट एंड डिकम्पोज एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पे हम हीट को यहाँ पे डिकम्पोज कर देंगे तो वो अनस्टेबल रह जाएगा, इसीलिए जो यहाँ पे ड्रिंक है एंड जो तुम्हारे कोल्ड फूड्स हैं वो यहाँ पे अनस्टेबल रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, 31 क्वेश्चन मेरे को लिखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में से कौन सा है, तो भैया सिंपल सी बात है कि ब्यूना एच जो तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर विच द रिसेंबल्स नेचुरल पॉलीमर इज, तो भैया सिंथेटिक पॉलीमर्स में यहाँ पे ऐसे रिसेंबल नेचुरल रबर्स कौन कौन से होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स में, तो भैया सिंपल सी बात है न्यूरोप्रीन, हमने पढ़ रखा है, न्यूरोप्रीन हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग द सेट्स कंटेन, ऐसे कौन से सेट्स कंटेन करेंगे जिसको हम एडिशन होमो पॉलीमर्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो भैया डी वाला करेक्ट है हमारा, न्यूरोप्रीन, PVC एंड पॉलीथीन,
ठीक है। 34 क्वेश्चन में को लिखा हुआ है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। सेकेंडरी सेक्शन में ऐसे कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमको यहाँ पे बोथ एंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बेटा प्लेटेड टेम्परेचर नहीं स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पढ़ रखा है, कौन से चैप्टर में भैया पढ़ रखा है, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे पॉलीमर चैप्टर है, नहीं तो तुम्हारा लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमने पढ़ रखा था कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो तुम्हारे हैं और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हैं वो दोनों ही तुमको यहाँ पे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी में, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो यहाँ पे यूरिडीन प्रेजेंट इन आरएनए। क्या यूरिडीन प्रेजेंट होता है आरएनए में? तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट है, तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड्स तुम्हारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है आरएनए में। 36 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो हाउ मेनी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फिनाइल हाइड्रोक्सीन। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो फिनाइल हाइड्रोक्सीन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, ग्लूकोज के साथ में, और प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे ग्लूकोजोन। तो भैया 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 37 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मूला एट द एंटिटी अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, COCN6 3-, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है करेक्ट नेमिंग ऑफ द K3FeCN6। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइपोटेशियम की बात करेंगे, ट्राइपोटेशियम नहीं आएगा, ठीक है, ट्राई तो लगेगा ही नहीं, तो भैया 2 भी गलत है हमारा, 3 भी नहीं सही है, 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम हेक्सा साइनेडोफेराइड 3rd हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेटल की, ठीक है, पावर की बात नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी डी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द MnCN6। ऐसे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे MnCN6 को और 3- को यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे D2sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारी है, यानी ऑक्टाहेड्रल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड में देखा करो एक चीज़, साइनाइड और अगर मैग्नीज साथ में है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज कर देगा हमारा D2sp3। ये कोई फिक्स नहीं है, बट एक अमाउंट बता रहा हूँ कि ये चीज़ रहेगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में जो लिखा गया है हमारा सेकेंडरी एमाइंस कुड बी प्रिपेयर्ड बाय। सेकेंडरी एमाइंस हम किससे प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, नहीं, रिडक्शन ऑफ द आइसोनाइट्राइल्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से पहुंचने से पहले अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आई थिंक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कॉमेंट्स में कॉमेंट्स पिन कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर लो। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे अभी बहुत सी वीडियोस अपलोड होने वाली CUT से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब वापस आ जाओ ट्रैक पे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में तुम्हारा लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिस रिएक्ट करता है किसके साथ में, KOH के साथ में, इथिलीन ग्लाइकोल हमको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी डी वाली, यानी वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये हमको क्या करता है, हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म करके देता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ में रिएक्ट करते हैं हमारा KOH। फिर बात करें यहाँ पे 42 क्वेश्चन की। 42 क्वेश्चन में को लिखा हुआ है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन। एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन में कौन सी फॉलोइंग यहाँ पे फॉर्म नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेंजल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं होगा। भैया क्यों फॉर्म्ड नहीं होगा या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड इसलिए फॉर्म नहीं होगा क्योंकि एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन में हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, ना कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को लेकर के, ठीक है। वैसे बेंजीन नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। बेंजीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे CH2 की बॉन्डिंग हो जाती है, इसी वजह से। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। यहाँ पे बताना है तुमको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं, इथेनॉल, फिनॉल, एस्टिक एसिड और क्रोमैटिक एसिड। समझ में आ गया। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है हमारा एल्डिहाइड अदर देन द फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट। क्या एल्डिहाइड में हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करा के ग्रीनार्ड रिएजेंट बना सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट्स को मिला करके इलेक्ट्रोलिसिस देते हैं, हाइड्रोलिसिस, हमारी हाइड्रोलिसिस हमको प्रोवाइड करते हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नहीं, सेकेंडरी एल्कोहल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स। ऐसे कौन से मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड यानी SN1 रिएक्शन में ऐसे कौन से रिएक्टेंट्स थे वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे? तो भैया सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी CCH5, CCS3, CCH5Br। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की। देखो 46 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे कौन से फॉलोइंग एग्जांपल्स होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, नहीं, RX, KOH, ROH एंड KX हो जाएगा, ठीक है। तो यही होती है हमारी न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। देखो 47 में लिखा हुआ है विच द कंपाउंड्स दैट द रिपाउंड्स टू द टॉलरेंस टेस्ट। भैया सिंपल सी बात है, CH3C CHO। व्हेन द ट्रीटेड विद द एल्केली, क्या हम ट्रीटेड करके एल्केली एंड आयोडीन को यहाँ पे सब्सटेंस के साथ में आयोडीन टेस्ट करा सकते हैं? सिंपल सी बात है, डाईमिथाइल कीटोन बन जाएगा हमारा।
फॉर्डियन टेस्ट की बात करें, फॉर्डियन टेस्ट में लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन में, तो टाउलिन रिएक्ट, अगर टाउलिन तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है हेलोजन के साथ में और प्रेजेंस कर रहा है तुमको यहाँ पे आयरन क्लोराइड तुम्हारा, और गिवन द ऑर्थो पैरन हेलोजन कंपाउंड है तुम्हारे, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे? सिंपल सी बात है, तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। समझ में आ गया? बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, क्वेश्चन 50 में देखो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द डिफरेंशिएट बिटवीन द पेन टू ओन एंड पेन 3 ओन। सिंपल सी बात है, जो आइडो फॉर्म टेस्ट है तुम्हारा वो कंफर्म हो जाएगा। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चंस की वीडियो है वो वीडियो तुम्हारी प्रोवाइड हो जाएगी, एंड प्रोवाइड होने के बाद जस्ट नोट्स जो तुम्हारा है भैया, इस क्वेश्चंस के नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे, तो भैया टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो नोट्स है तुम्हारे वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, देखो पूरा यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन नंबर 50 भी तुम लोग को, 52 भी तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन से मैंने तुम लोग को होमवर्क दिए हैं, एंड सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, आंसर के साथ में है। यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस की जो वीडियो होती है वो एंड होती है। 52 चैप्टर्स हमने 52 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, नॉट अ चैप्टर्स, इतने चैप्टर्स भी नहीं है। 52 क्वेश्चंस आई होप कि समझ में आए होंगे, एंड 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दिए हैं, तो आई थिंक तुम्हारे 50 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इनको करके जाना क्वेश्चंस को। आई हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए 1-2, एंड कोई भी डाउट कोई भी इशू तो कमेंट कर देना। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर से